आप सभी का, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। सो हाउस द जोश? सब क्लास में हूं मैं। ठीक ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। सो हाउस द जोश? हाय सर। यार सुबह पढ़ने का देखो मजा कुछ और ही आने वाला है, ऐसा ऐसा मुझे फील आ रहा है ना? दोपहर में थोड़ा सा मतलब अटपटा लगता है, कुछ करते हैं, मजा आएगा। आओ साहब। तो भैया आज उतार रहे हैं आपको कोशिका में, और आपको पता चलेगा कि आपके अंदर जितनी भी गतिविधियां हैं उन सबका जिम्मेदार कौन है। एक एक चीज पता चल जाएगी आपको। मतलब असल में आपकी बेसिक यूनिट के बारे में आज आप जानेंगे कि ईश्वर ने आपको कितनी खूबसूरती से बनाया है, और ईश्वर की खूबसूरती को आप आज इस सेशन में जानने वाले हैं जो हमारे साथ में है। मेरे प्यारे बच्चों, आप में से कोई भी विद्यार्थी किसी भी प्रकार के तनाव में, अवसाद में रहे तो उसका एक ही समाधान है, और वो समाधान है अपने परिवारजनों के साथ में समय व्यतीत करना। एक न्यूज जिसने हम सबको कल झकझोर के रख दिया, और वो झकझोर के रखने वाली न्यूज एक ऐसे सक्सेसफुल व्यक्ति की थी जिसको कि हम लोग अब तक काबिल होता ही देखते आए थे, है ना? और हम सबको उसने झकझोरा, लेकिन हम एक लेसन जो यहाँ से सीख सकते हैं, और जितना भी हमको समझ में आया, और अब तक जितना भी हमने हिंदी सिनेमा देखा और अपने अनुभव में जितने भी परेशान लोगों से हम लोग मिले, उसमें से एक बात हम सबके लिए निकल के आई, और वो थी अकेलापन जो है वो बहुत बड़े अवसाद का कारण हो सकता है। अपन डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन समाज के हिस्से जरूर हैं, और समाज के साथ रहकर के हमने एक चीज जरूर सीखी है, और समाज के साथ रहकर के हमने ये चीज जरूर सीखी है कि समाज जो है वो हमें हो सकता है बहुत तरह के तनाव देता हो। भाई कई जगह हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस लगाता हो, आप लोग लव मैरिज करना चाहते हो, रोकना चाहता हो, आप कोई ऐसा कार्य करना चाहते हो जो संविधान के सम्मत नहीं है या फिर समाज के सम्मत नहीं है, उसके लिए समाज आपको रोकता हो, टोकता हो। लेकिन समाज ने हमें एक चीज बहुत प्यारी दी है, और वो क्या है? हमारे साथ में जुड़ाव रखना, हमारे हालचाल पूछना, हमारे ऊपर ऑब्लिगेशंस लगा के रखना, है ना? और सबसे इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, जो आप लोगों को ध्यान रखने की बात है, इस समाज में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ना हमारे पास, वो है हमारे माता पिता। तो मेरे प्यारे बच्चों से मेरा केवल इतनी सी गुजारिश है, आपको कोई भी परेशानी आए, आपकी जो सबसे अच्छी, सबसे बड़ी मूल मंत्र या इकाई है ना, वो आपके पेरेंट्स हैं। मैं नहीं समझता, देखो मैं डॉक्टर नहीं हूं, और मैं लेकिन अपने अनुभव से मैंने मतलब अब तक कम से कम 40,000 से ऊपर तो ऑफलाइन में बच्चे पढ़ा दिए हैं, ज्यादा ही पढ़ा दिए होंगे, है ना? मतलब इतना ज्यादा इंटरेक्ट कर चुका हूं ऑलरेडी लोगों से, और मैंने अपने अनुभव से एक ही चीज पाई है, और वो ये है कि इस पूरी पूरी दुनिया का एक ही इलाज है, और वो है अपने पेरेंट्स। पेरेंट्स कभी बुरे नहीं हो सकते, मतलब कोई भी बुरा हो सकता है, मतलब हमारा मतलब जिसके ऊपर हमने लाखों साल विश्वास किया, हमारा दोस्त, मतलब जो भी है, सब कुछ कैसा भी हो सकता है। माँ बाप कभी गलत नहीं हो सकते। आपको कैसे भी दिक्कत हो, आपको लगे कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा, आपको लगे कि मेरी कोई परेशानी है जो कि मैं बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर घुट रहा हूं, आपको ऐसा लगे कि जीवन में सब कुछ खत्म हो गया है, देखिए ये स्टेट ऑफ माइंड है। असल में हमको ईश्वर ने जो दिया है, हम उसको अप्रिशिएट करना तो जानते ही नहीं है। ये आज के यूथ की जो सबसे बड़ी परेशानी है ना, वो यही है। और मैं माफी चाहूंगा कि मैं सेशन की शुरुआत में ये बातें बोल रहा हूं, कल से हिला हुआ हूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरे अंकित परिवार को मुझसे ये सब सुनना जरूर था। ऐसी स्थिति में मैं आपके सामने ये सारी बातें बोल रहा हूं, तो कृपया करके आप केवल इतना ध्यान दें, और वो क्या है, कैसी भी परिस्थितियां आए, हम सब लोगों ने अपने आप को अप्रिशिएट करना तो बंद कर दिया है। हमको जो हमारे पास है उसकी कतई कद्र नहीं है। आज पढ़ाऊंगा आपको तो पता चलेगा कि आपके पास क्या कुछ है। आपके पास, आपके शरीर में इतना कुछ है जिसकी हमें कद्र नहीं है। हम उस सब की कद्र कर रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। हमारे पास माँ बाप है, हमारे पास जीने के लिए संसाधन है। आप जिस एरा में जी रहे हैं ना मेरे प्यारे मित्र, आपके पास इंटरनेट है, आप अपने माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, आप लाखों से बहुत आगे हैं सर। आज बहुत सारे लोग आज भी ऐसे हैं जिनके पास दोनों टाइम का भोजन नहीं है। आप सोचिए, दोनों टाइम के भोजन से आगे निकल चुके हैं। आपके पास ऑलरेडी भोजन के अतिरिक्त आपके पास इतना पैसा भी है कि आप पढ़ाई कर पा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, अच्छी बातें सुन रहे हैं, उन लोगों की संगति में रह रहे हैं जिनसे कि कुछ संभव है। इतना सब कुछ है हमारे पास, लेकिन हम अप्रिशिएट नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, ये आपकी अपनी तरीके हो सकते हैं, हर चीज पे आर्गुमेंट हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, मैं उन सब में नहीं पढ़ूंगा। मैं केवल इतना सा कहूंगा, जब भी आपको लगे ना कि मैं परेशान हूं, मैं अपने आप से जो चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा, तमाम तरह के व्यवधान आ रहे हैं, कुछ भी लगे, आप तसल्ली से जाइए। और एक बहुत रियल हीरो होता है हमारी लाइफ में जिसको हमने कभी अप्रिशिएट नहीं किया, और उस हीरो का नाम है बाप, फादर। भाई हम लोग ना उनको लाइफ में जब से बड़े हुए हैं ना विलन मानते आते हैं। विलन से मतलब समझ रहे हैं आप, वो हम उनको हमेशा ऐसा मानते आते हैं कि ये तो हमको डांटते ही डांटते हैं, इनको कुछ भी बताएंगे ये हमको डांट लगाएंगे, मारेंगे, लतियाएंगे, गरियाएंगे। लेकिन जब कभी आप परेशानी लेके जाएंगे ना, सबसे संजीदा व्यक्ति इस दुनिया में अगर कोई है तो वो हमारे पिताजी होते हैं, है ना? तो आप उनके पास बैठ करके अपनी कोई भी बात, जैसी भी आपको परेशान करने की बात है, उनके सामने रखिए। आप कितने ही बड़ी परेशानी में हो, कृपया करके, मैं आपको उन व्यक्ति के बारे में बता रहा हूं जो हिडन ट्रेजर है आपके पास। माफी चाहूंगा कि मैं इस बारे में इतनी सारी बातें बोल रहा हूं क्लास के टाइमिंग में, लेकिन आवश्यकता है मेरे विद्यार्थियों। जो माँ है ना हमारी, वो माँ हमारे लिए हमेशा सपोर्टिव रही है। हमने हमेशा से ही हमने अपनी आपकी परेशानियां माँ के सामने रखी हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसको हमने कभी नहीं बताई अपनी बातें, जिनसे कि हमें डर भी रहा कि ये पता नहीं क्या कहेंगे, उनसे हम छूट कर रहे हैं, है ना? कृपया करके आप अपने पिताजी के पास जाके बैठें, जिनसे आपने आज तक बात नहीं की, जिनसे आप डरते थे, उनके पास बैठें और अपनी परेशानी रखें। एक बार के लिए डांटेंगे, तू इतना नालायक है, तूने आज तक ये नहीं किया, ये नहीं, लेकिन समाधान भी वही आपको देंगे। आपके ऊपर 0%। बेटा मैं, आप लोग कभी इस फेज में नहीं है, मैं ऑलरेडी फादर हूं, और मैं जानता हूं कि जब बच्चे को बड़ा किया जाता है ना, तो फादर की कितनी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, है ना? तो फादर हमारे लिए बहुत अच्छा सोचते हैं और बहुत प्यार से हमें पालते हैं, है ना? तो आप सबसे निवेदन है कि कृपया करके अपने घर में अपने पिताजी के साथ समय व्यतीत करें। जब भी आपको अकेलापन लगे, उनसे बतियाएं। उनको बात करना नहीं आता तब भी बतियाएं, वो आपसे ज्यादा बात नहीं कर पाते, फिर भी बतियाएं, ठीक है बेटा? तो हम सभी लोग अगर ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए कि आप लोग एक दिन बिल्कुल किसी भी तरह का अवसाद आपको नहीं घेरेगा, और कोई परेशानी आपकी लाइफ में नहीं आएगी। हमारे मित्र हमारे पिताजी बन जाए, हमारे शिक्षक हमारे पिताजी बन जाए, हमारे माँ बाप तो ऑलरेडी हैं, सब कुछ वही बन जाए अगर,
माता तो हमारी हमेशा सपोर्टिव रही है, उन्होंने हमेशा हमारी गलतियों को छुपाया है, हमें हमेशा साथ साहस दिया है। माँ बाप तो अल्टीमेटली रेमेडी है ही, लेकिन एक ट्रेजर जो हमारे पास है ना वो पिताजी हैं। कृपया करके उनको आप एक्सप्लोर करिए। जब भी आपको अकेलापन का एहसास हो, आप मान के चलिएगा आप डेफिनेटली किसी भी परेशानी में नहीं करेंगे। प्रयोग करके देखिएगा, ठीक है सर? चलिए सर शुरू करें। तो सभी लोग इसी इसी उसके साथ शुरू करते हैं, नोशन के साथ में, अपने माता पिताजी को याद करते हुए कि हमारे माता पिता ही हैं जिनकी वजह से हम इस धरती पर आए। रियल में भगवान हमारे वही हैं, गुरु हमारे वही हैं, उन्हीं को मानते हुए हम अपना काम शुरू करते हैं। ठीक है बेटा? चलिए पता चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पढ़ने जा रहे हैं हम बायोलॉजी। और उस बायोलॉजी के अंदर मेरे प्यारे साथियों जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है सेल। क्या है? कोशिका। कोशिका जो हमारे शरीर के अंदर स्थित है, ये इतना बड़ा विशालकाय आपको अंकित अवस्थी दिखाई दे रहा है ना, इस अंकित अवस्थी के अंदर भी असंख्य कोशिकाएं हैं। कहते हैं ट्रिलियंस में कोशिकाएं बनती बिगड़ती हैं 24 घंटे में, है ना? तो भाई इसमें भी कोशिकाएं हैं, सब में कोशिकाएं हैं, है ना? तो भाई हमारे लिए जानना क्या जरूरी है? हमारे लिए जानना जरूरी ये है कि इन कोशिकाओं के अंदर क्या होता है, क्यों हम ऐसे हैं, कहां अंकित अवस्थी में इतना बोलने के लिए एनर्जी आ रही है। कुछ नहीं बनाना। हाँ, जो प्यारे विद्यार्थी पहली बार जुड़े हैं उन्हें बता दूं कि हमको कुछ भी नहीं बनाना है, आपको सब प्यारा सा कंटेंट मिलेगा। इतना अल्टीमेट कंटेंट है। चलो एक बार मैं दर्शन करा देता हूं। हाँ, चेक ऑफ कर रहा हूं। लेकिन जो नए विद्यार्थी बने हैं वो सुन लीजिएगा। तो ये आपके सामने मेरे प्यारे साथियों 3 बिंदियां हैं जो क्लास के बगल में दिखाई दी। ये जो कंटेंट है, इतना प्यारा कंटेंट, आप उसे वहीं पे 3 बिंदियों पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाएंगे। एक बार कंटेंट देख लीजिएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों कोशिका की चर्चा करें और कंटेंट दिखा देता हूं, फिर आपके साथ चर्चा करेंगे। एक बार एप्रिशिएट कर लेना। कोशिका सिद्धांत, सेल स्ट्रक्चर। सेल स्ट्रक्चर के अंदर एक एक चीज, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, क्रोमोप्लास्ट, वैक्यूल्स। फिर इनमें क्या अंतर है, एनिमल प्लांट सेल में क्या अंतर है, प्रोकैरियोट सेल और यूकैरियोट सेल में क्या अंतर है। ठीक है ना? ये सब चीजें आप लोगों को यहां पर मिलेंगी। एकदम मस्त रहिएगा, बहुत अल्टीमेट तरीके से पढ़ेंगे। सेल डिवीजन क्या होता है ये सब पढ़ेंगे बेटा, है ना? और चूंकि इसमें बहुत ज्यादा फोटोज लगी हुई हैं, अब इतनी कलर फोटोज आपके A4 में नहीं आ पाएंगे, लेकिन फिर भी मैं आपको ये सारा कंटेंट A4 में भी दे दूंगा। ठीक है? चलिए पढ़े अब हम। हाँ, तो मैं चेक ऑफ कर रहा हूं, तो सभी शांति से पढ़ेंगे। एक बार के लिए सभी लोग मुझे जल्दी से बता दें कि आपको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है। और आवाज के लिए मैंने बैठा इंटरनेट के बगल में ही हूं और मैंने लैंड केबल नहीं लगाई हुई है। अब और दुरुस्त हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है ना? हाँ, और ज्योग्राफी वाला भी बनवा रहा हूं मैं, ज्योग्राफी वाला भी डाल दूंगा बेटा, है ना? आओ शुरू करें भाई। तो भाई बात ऐसी है कि हम लोग चर्चा कर रहे हैं कोशिका के बारे में। क्या होती है कोशिका? मेरे प्यारे साथियों, कोशिका जैसा मैंने आपसे कहा, हमारे इतने विशालकाय शरीर की, अरे हमारी नहीं, दुनिया का जो सबसे विशालकाय जानवर होगा उसकी भी लाइफ की बेसिक यूनिट कोशिका होती है। सबकी लाइफ की बेसिक यूनिट कोशिका होती है। इस कोशिका को मेरे प्यारे साथियों, इसकी पढ़ाई करने को, इसके बारे में जानने को हम साइटोलॉजी कहते हैं। जैसे हर चीज के पीछे लॉजी लगा देते हो ना आप लोग, जैसे बायोलॉजी जीव का अध्ययन करने वाला हो गया, इसी प्रकार से मेरे प्यारे साथियों क्रोनोलॉजी हो गया, इसी चीज को व्यवस्थित करने की चीजें हो गई। लॉजी असल में इकोलॉजी, इको के बारे में पता करना हो गया, है ना? लॉजी असल में किसी चीज के व्यवस्थित अध्ययन को कहा जाता है ना? तो कोशिका को मेरे प्यारे साथियों, कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है? अच्छा, किसने डिस्कवरी की? ये फैक्ट्स हैं जो आपको याद करने होंगे। इसमें मैं आपको कुछ समझा नहीं पाऊंगा, ये फैक्ट्स है, फैक्ट को फैक्ट की तरह से याद रखना होगा कि भाई अंकित अवस्थी, आपको नाम अंकित अवस्थी किसने दिया? पिताजी ने दिया, माताजी ने दिया, तो बोले याद कर लो। इसमें क्या फैक्ट के बारे में पूछना है? तो इसकी डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। फादर ऑफ साइटोलॉजी इंडिया में कौन कहलाते हैं? A.K. शर्मा। सेल थ्योरी किसने दी थी? वो शाइडेन आर्मस्ट्रांग ने दी थी, है ना? तो ये दो चीजें आपको, ये फैक्ट्स हैं जो पेपर के अंदर समटाइम्स एज इट इज पूछ लिए जाते हैं। ठीक है सर? सेल थ्योरी कहती क्या है? सर सेल थ्योरी ही है, जो मैं इतनी सारी बातें बोला ना, वो सारी बातें इसी सेल थ्योरी से निकल के आती हैं। क्या? कि जितनी भी जैविक जीव कोशिकाएं हैं वो सब कोशिकाओं से मिलकर के बनी हुई है। मैं, आप, हाथी, घोड़ा, बिल्ली, मच्छर, तितर, जो भी है वो सब किससे बने? कोशिकाओं से मिलकर बने। ये सेल थ्योरी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है मेरे प्यारे साथियों, कि ये यूनिट ऑफ लाइफ है और इन्हीं के कारण से मेरे प्यारे साथियों जीवन आता है। कोशिकाओं में कोशिका विभाजन होता है, यानी सेल के अंदर सेल डिवीजन होता है, जिसकी वजह से हमारी वृद्धि होती है। ये वृद्धि होने के लिए सेल डिवीजन अनिवार्य है। सबसे पहले अगर एक सेल भी बनी थी तो वो जो युग्मनज जाइगोट जो बना था उसमें बहुत सारा विभाजन हुआ। वो जो माता पिता के जो शुक्राणु और माता की अंडाणु, इन दोनों के मिलने से जो जाइगोट बना था, जो सिंगल यूनिट सेल के रूप में बना था, उसमें क्रमागत रूप से विभाजन होते चले गए। विभाजन समसूत्री थे, अर्धसूत्री थे। बोले ये क्या होते हैं? सूत्र बोलते हैं गुणसूत्र। क्या होते हैं? गुणसूत्र। समझाएंगे आगे चल के, लेकिन फिलहाल के लिए समझ लीजिएगा, इतनी समझ है आप लोगों में। कोशिकाओं में जितने गुणसूत्र हैं, अगर आगे वाली कोशिका में भी, यानी कोशिका टूट के जब 1 से 2 बने, तो उस आगे वाली कोशिका में भी उतने ही गुणसूत्र चले जाएं, क्रोमोसोम्स चले जाएं, तो उसे समसूत्री कहते हैं, माइटोसिस कहते हैं। और यदि वही वाली चीज अगर आपके पास 46 है और पेरेंट के बाद माता बच्चों में जो जाए कोशिकाएं, या फिर जो मतलब पेरेंट सेल से जो चाइल्ड सेल्स बने उसके अंदर जो गुणसूत्र जाए, अगर वो आधे हो तो उसे हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं। सूत्र का मतलब गुणसूत्र से है, और गुणसूत्र जो है वो स्वस्थ मनुष्य के अंदर 46 यानी कि 23 जोड़े पाए जाते हैं। 23 के 23 जोड़े अगर पेरेंट सेल से अपनी आगे वाली पीढ़ी में ट्रांसफर हो जाए तो समसूत्री कहलाते हैं, और उसके आधे यानी कि 46 के आगे 23 ट्रांसफर हो तो ये अर्धसूत्री कहलाते हैं। और इतना हम लोगों को पता होना चाहिए, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है ना? इतना ऑलरेडी हमें आता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सेल होती कैसी है आइए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। आपके सामने सेल एकदम बहुत सुंदर सी सेल रखी हुई है। देखिए हर चीज का प्रयास किया गया है कि आपके सामने बाइलैंग्वेज पहुंचाई जाए। बाइलैंग्वेज पहुंचाने के लिए आप लोगों के लिए यहाँ पर हिंदी में भी एक स्ट्रक्चर है, तो इंग्लिश में भी एक स्ट्रक्चर लेकर के आया हूँ। शायद आप लोगों को ये प्रयास पसंद आए। अब भाई यहाँ पर जो भी चीजें मैंने हिंदी में लिखी हुई हैं वो सब चीजें यहाँ इंग्लिश में प्रयास किया गया। हालांकि बहुत रेयर होता है कि ये सब चीजें आपको ऐसी एक जगह पर मिल जाए, लेकिन टीम हमारी आपके लिए दिन रात मेहनत करती है, उसमें से ये चीज जो है आपके लिए निकल के आई है। बेटा जैसे कोशिका है उसको हम थोड़ा सा ऐसे समझ लें कि ये कोई एक पैकेट बंद है। एक समझिएगा कि ऐसा कोई पैकेट बंद है जैसे अपनी दूध की थैली। दूध की थैली बोले तो आप जो सरस की थैली लाते हैं, अमूल की लाते हैं, लोटस की लाते हैं, जिसकी भी दूध की थैली आप पीते हैं, मदर की लाते हैं, जो मिल्क की थैली आती है, समझिए वैसी कोई थैली है कोशिका। इतनी बड़ी नहीं है, आप देख भी नहीं सकते, इतनी छोटी होती है, माइक्रोस्कोप से देखनी पड़ेगी। लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो सेल है उसे समझिए एक दूध की सी थैली है।
बोले मान लिया। अब उस दूध की थैली में जो थैली का प्लास्टिक है ना, जो प्लास्टिक है वो इतना मजबूत है कि उसके अंदर भरा हुआ जो मिल्क है वो फट के बाहर नहीं आ रहा। भाई मिल्क जो है वो उस चारों तरफ से जो थैली लगी है उसी से तो एनक्लोज्ड है ना, अंदर तो मिल्क भरा हुआ है। बोले अच्छी बात है सर। बोले ठीक है, एग्जैक्टली कोशिका को भी ऐसे ही फील करेगा कि जैसे दूध की थैली, एग्जैक्टली कोशिका में भी थैली के स्थान पर ये मेम्ब्रेन लगी हुई है जिसे आप सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। तो ये जो सेल मेम्ब्रेन है असल में ये थैली जैसी संरचना हो गई। अच्छी बात है सर। सर दूध की थैली में तो दूध भरा था, इसमें क्या होता है? मैंने कहा बेटा जैसे दूध के अंदर बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, क्या होता है? मेजर कंपोनेंट तो वाटर होता है। बोले हाँ। तो मैंने कहा ऐसे ही समझ लो कोशिका के अंदर भी मेजर कंपोनेंट वाटर होता है। बोले ना ना सर कुछ और होता है। अरे हमने कहा हाँ भाई, जिस चीज को आप साइटोप्लाज्म कहते हैं, जिसे आप कोशिका द्रव्य कहते हैं, असल में उसकी भी अधिकांश मात्रा पानी से बनी हुई है। हम सब करिए, मेरी इतनी बात भी समझ में अगर आ रही हो तो ठीक है। बोले अच्छा सर। सर एक बात बताओ, एक शब्द सुनते आए हैं हम हिंदी में। मैंने कहा हाँ, एक शब्द होता है द्रव और एक होता है द्रव्य। बोले आपने जो यहाँ शब्द लिखा है ना सर, मैंने कहा हाँ। बोले ये शब्द लिखा हुआ है कोशिका द्रव्य। देखिए सर आपने द्रव्य लिखा हुआ है सर, और द्रव क्यों नहीं लिखा इसको? मतलब इसकी जगह हो सकता था कोशिका द्रव होता। मैंने कहा बहुत प्यारा सवाल। मैंने कहा बेटा यहाँ पर शब्दों का खेल है, यही समझना है। शब्दों का खेल क्या है बेटा? हिंदी कहती है, हिंदी यही हिंदी वाले लोग परेशान ज्यादा होंगे, वो ज्यादा समझें। बेटा द्रव्य जो शब्द है इसका मतलब होता है पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं वो सब इसमें शामिल है। द्रव्य की इंग्लिश जो है ना वो असल में मैटर है। मैटर पदार्थ की जितनी भी अवस्थाएं हैं, जैसे ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, है ना, और बोस आइंस्टीन, ये जितनी भी चीजें हैं ये असल में द्रव्य हैं, पदार्थ के रूप हैं ये। बोले इसका मतलब? मैंने कहा द्रव्य सबको कहा जाता है, इसमें से ये जो द्रव आपको दिखाई दे रहा है ये वाला है, ये तो पदार्थ की एक अवस्था है जिसको इंग्लिश में आप लिक्विड कहते हैं। तो बोले एक बात बताओ सर, यहां पर कोशिका द्रव्य लिखा है, इसका मीनिंग क्या निकालें? मैंने कहा इसका मीनिंग ये निकालो कि यहां पर इसका मीनिंग केवल तरल पदार्थ नहीं है, तरल के अलावा ये जो भारी भरकम माल मसाला दिखाई दे रहा है ना, ये भी इसी के अंदर द्रव्य के अंदर शामिल होगा। अरे बोलिए सर, कुछ समझ में आ रहा है? हम सब करिए। द्रव्य का मतलब ये नहीं है कि जो तरल पदार्थ है वो द्रव्य। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अतिरिक्त जो ये राइबोसोम्स लगे हुए हैं, ये न्यूक्लियस लगा हुआ है, माइटोकॉन्ड्रिया लगा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लगी हुई है, ये सब मिलकर के क्या है? द्रव्य है। मतलब जो दूध की थैली थी ना सर, उस दूध की थैली में चाहे प्रोटीन हो, चाहे उसके अंदर फैट हो, चाहे पानी हो, चाहे मिनरल हो, वो सब चीजें संयुक्त रूप से क्या है? द्रव्य है। अवस्था भले ही द्रव पकड़ रखी हो, अवस्था भले ही द्रव पकड़ रखी हो। अब आप पूछेंगे सर एक बात बताइए, हम जो दूध की थैली देखते हैं उस दूध की थैली में तो पूरी अवस्था ही द्रव अवस्था है। मैंने कहा तो उसे द्रव्य कहेंगे कि नहीं कहेंगे? मैंने कहा देखो ज्यादा अंदर गहराई में जाओगे तो मैं तो कह दूंगा। क्यों? मैं तो ये कह दूंगा प्रोटीन कोई लिक्विड अवस्था में थोड़ी होता है, लेकिन आप इसको उलझाइए मत, आप इसको सरल रखिए। कैसे सरल रखते हैं? चलिए, कई बार अपन दूध के अंदर काजू, किशमिश, मुनक्का, बादाम ये सब नहीं डाल देते हैं क्या? दूध पीने के लिए, लस्सी बनाने के लिए, अमरस बनाने के लिए ये सब चीजें पैक करके फिर से आपको थैली में बंद करके दे दिया मैंने। एक थैली मैंने बनाई, सोचो कि ऐसे अमूल की थैली आने लग जाए या दूध की थैली ऐसी आने लग जाए जिसके अंदर सब कुछ डला हुआ है। सब कुछ डला हुआ है मतलब काजू भी है, किशमिश भी है, बादाम भी है, अंजीर भी है, सब डला हुआ है भाई साहब उसमें, मतलब सब कुछ है वो एक तरीके से। तो वो जो दूध की थैली है ना, अल्टीमेटली वो दूध की थैली में दूध प्लस ये सारा आइटम, इसे हम द्रव्य कहेंगे। क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। बोलो इतनी बात समझ में आई? सब करिए, अभी प्यार से बात समझ में? ये क्या कहलाएगी? द्रव्य कहलाएगी। तो कोशिका के अंदर इस सेल वॉल, ये जो दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है? ये जो मैटर का आपको चारों तरफ का स्पेस दिख रहा है, इसके अंदर ये जितना भी माल मसाला भरा हुआ है, ये सभी चीज क्या कहलाती है? आपके लिए कोशिका द्रव्य कहलाती है। डन हो गया? इसमें अब क्या क्या उपस्थित है, उनकी क्या क्या परिस्थितियां हैं, ये एक एक करके हम चर्चा करेंगे। लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता क्या? आप लोग कई बार ऐसी थैली भी देखते हैं भाई साहब जो बड़ी मजबूत होती है, और कई बार ऐसी थैली भी देखते हैं जो बड़ी आसानी से फूट जाती है। उदाहरण देता हूं, आप ऐसे नहीं मानोगे। आप लोगों ने होली के टाइम पर बलून्स, जो कलर बलून्स होते हैं, उनका उपयोग किया होगा। किया है तो थम्स अप करिए, नहीं तो देखा है तो भी थम्स अप कर दीजिएगा। देखा है? उनमें थैलियों में रंग भरा होता है, पानी में घुला हुआ। आप पटक के मारते हैं किसी पर, फट से वो फटता है और आनंद की प्राप्ति होती है। या तो वो आदमी फट जाता है या आपका बलून फट जाता है। आदमी फटा तो वो आपकी धुनाई करने पीछे पीछे चला आता है। ये जो परिस्थितियां हैं, कौन सी वाली? आपका बलून फट गया, ये तब संभव था ना, बलून की वाल कमजोर थी। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? बलून की वाल कमजोर थी तभी फटा और माल बाहर आ गया। लेकिन सोच के देखो, आपने कई बार ऐसी पॉलिथीन भी देखी होंगी जो कितना भी ऊपर से गिर जाए नहीं फटती। भाई साहब बताऊं मैं आपको, आपका जो तेल आता है, घी आता है, ये जितनी टाइट टफ थैली में बंद होती है, ये फटती नहीं है। इसके अतिरिक्त भी कई बार थैलियों को एक अलग से डब्बे में पैक करके और दिया जाता है। आप किसी भी महंगी कंपनी का तेल या घी लेके आते हैं तो वो केवल और केवल थैली में नहीं होता, पॉलिथीन में नहीं होता। उस पॉलिथीन के बाहर भी एक और पैकेट लगा होता है, जिसे आप टेट्रा पैक का पैकेट कहते हैं। आप कहते हैं कि सर ये तो पूरी तरह से दुरुस्त है। अरे याद कर लो, आपने बहुत सारे, आपके घर में अगर मार्केट का घी आता होगा तो मार्केट का घी जो है वो आपको एक कागज के डब्बे में अंदर रखी हुई थैली में मिलता है। बोलो यस और नो? मिल गया? अच्छी बात है। ऐसी स्थिति का मतलब क्या निकला? कोशिकाएं भी आवश्यकता के अनुसार दो प्रकार की हो गई। एक तो क्या, जिसमें केवल पॉलिथीन है, और जिसमें पॉलिथीन प्लस कागज का डब्बा है। बोले कागज का डब्बा मतलब? अरे हम समझा रहे हैं, लोड क्या ले रहे हो भैया? कागज का डब्बा मतलब हुआ सेल वॉल, यानी एक अतिरिक्त सुरक्षा तंत्र
जो क्या है, सेल वॉल है। यानी कि कोशिकाओं में दो व्यवस्था मिली, या तो विदाउट सेल वॉल यानी विदाउट कागज का डब्बा, और एक विद सेल वॉल। तो विद सेल वॉल तो कहां मिलती है, ये मिलती है प्लांट्स में। कहां मिलती है, पौधों में मिलती है सेल वॉल। लेकिन जो सेल वॉल के बिना, जो सेल की चारों तरफ की जो स्ट्रक्चर हमने देखी है, जिसको आप कोशिका झिल्ली कहते हैं, ये किसमें मिलती है, सब में मिलती है। अब आप पूछेंगे एक बात बताइए सर, बोले हाँ, बोले ये जो सेल की जो झिल्ली आप बता रहे हो, ये जो सेल की जो मेम्ब्रेन आप बता रहे हो, सेल मेम्ब्रेन, क्या ये सेल मेम्ब्रेन उनमें भी होती है जिनमें सेल वॉल होती है? मैंने बताया नहीं होती है भाई, बिल्कुल होती है। बोले अच्छा, तो मतलब ये दो व्यवस्थाएं हो गई सर, सेल मेम्ब्रेन प्लस सेल वॉल एक तरफ, मैंने कहा हाँ, और एक तरफ केवल सेल मेम्ब्रेन। मैंने कहा हाँ, तो एक तरफ केवल सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये मिलती है एनिमल सेल्स में, हम में, आप में, कुत्ते में, बिल्ली में, सब में मिलती है। मतलब हमारी कोशिकाओं में क्या नहीं मिलता, सेल वॉल नहीं मिलता, यानी कि कागज का डब्बा नहीं मिलता। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। तो आइए एक एक करके इनके बारे में थोड़ी अतिरिक्त जानकारी भी प्राप्त करते हैं, एक एक अंग के बारे में। ये जितना भी अंदर भरा हुआ है ना, जो भी माल मसाला अंदर भरा हुआ है, प्लाज्मा है, तारक है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, केंद्रीय झिल्ली है, इस सब की चर्चा करेंगे एक एक करके, है ना बेटा। आइए, सबसे पहले ली हमने सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, यानी कि दूध के चारों तरफ डली हुई वो थैली की बात कर रहे हैं हम। क्या है सर? इट इज द आउटर कवरिंग ऑफ ईच सेल। पता चल गया, इसमें बताने की कोई बात है क्या? देखिए मैं आपको चारों पांचों पॉइंट जो है पढ़ के सुना देता हूं। क्या है? outer covering of the each cell present in the cell of the plant animal and microorganism made up of lipid protein and small number of carbohydrate। ये याद कर लेना बेटा, ये किस किस से मिलकर के बनी होती है? लिपिड से, प्रोटीन से और कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है ना? ये करती क्या है? मैंने कहा प्यारे साथियों, ये निर्धारित करती है कि दूध फैले कि ना फैले, यानी कि इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर जाने वाले और बाहर आने वाले पदार्थों का निर्धारण करना है। अब भाई साहब इतना सुना, कई लोग बिदक गए, सर एक बात बताओ। हाँ, आपने एक लाइन बोली, ये निर्धारण करती है कौन अंदर आए कौन बाहर जाए। सर दोबारा सुन लेना, आपने कहा है कौन अंदर आए कौन बाहर जाए। हमको एक सवाल पूछना है। हमने कहा पूछो। हमारी दूध की थैली में से तो कोई भी अंदर बाहर आता जाता नहीं है। पॉइंट है, ध्यान से सुनना, प्रकृति की इसी चीज को तो एडमायर करना है। मेरे प्यारे बच्चों, आपको यह जानकर के आश्चर्य होगा कि हमारा शरीर इतना कॉम्प्लेक्स है, हमारी एक एक चीज इतनी कॉम्प्लेक्स है कि आज तक इतने कम क्षेत्र में, जिसको माइक्रोस्कोप से देखा जा सके, इतने कम क्षेत्र में दुनिया की जितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, आज तक कोशिका को बना नहीं पाई। समझ रहे हैं आप? हम लोगों ने आज तक मैकेनिकली वो सिस्टम डेवलप नहीं कर पाए जो कि शरीर के अंदर हमें इनबिल्ट मिलता है। हमारे इनबिल्ट शरीर में जिस प्रकार की कोशिका का निर्माण होता है, वैसी कोशिका तो आज तक इतने मशीनी युग में कोई बना नहीं पाया। वैसी व्यवस्था बनाते बनाते इंसान के शरीर से बड़ी बड़ी संरचनाएं बन जाती हैं। जहां हमारे शरीर में ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हैं, वहां पर एक सेल बनाते बनाते इंसान से बड़ी संरचना बन जाती है। ऐसी व्यवस्थाएं हैं हमारे शरीर में। क्या व्यवस्थाएं हैं सर जी? यहां पर हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है ना, वो इतनी इंपॉर्टेंट तरीके से कार्य करती है कि ये अंदर बाहर आने जाने वाले का भी निर्धारण करती है। बोले मतलब क्या हुआ? मैंने कहा मतलब ये हुआ कि आपके इस द्रव में कौन अंदर आएगा कौन बाहर जाएगा, इसकी पहरेदारी भी सेल मेम्ब्रेन कर सकती है। बोले अच्छा, जैसे दूध की थैली में से दूध बाहर नहीं आता। मैंने कहा वो तो इंसान ने बनाया ना, इंसान ने बनाया, वो नियंत्रित नहीं कर पाया। अगर गलती से आप कहेंगे अरे सर क्या बात कर रहे हो, दूध की थैली में यहां जाके कील लगा दो, एक पेन से चुबा दो, वो चुबा दो, पिन चुबा दो, फट से दूध बाहर आ जाएगा, क्या बात कर रहे हो, इंसान है हम। अरे महाराज आ गया बाहर। बोले हाँ, अब मैं घुसा के दिखाओ। आप जो है वो आपने दूध की थैली से बाहर निकाल दिया पिन मार करके, अब उसको वापस से दूध बाहर आया, अंदर आके दिखाओ, उसी छेद से वापस घुसा के दिखाओ, नहीं हो पाएगा ना सर जी। मतलब समझ रहे हैं आप? यहां पर जो कार्य हो रहा है वो क्या है कि सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर बाहर जो पदार्थ है वो इन और आउट जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट बात क्यों हो जाती है? क्योंकि ये केवल कोशिका द्रव की बात नहीं की जा रही है सर जी, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें। बोले कैसे? मैंने कहा जो ऑक्सीजन आ रही है ना, हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन लेके घूम रहा है, इस ऑक्सीजन को कोशिका तक इसी सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से पहुंचाते हैं। आपने मैंने सांस खींची, बहुत सारी ऑक्सीजन गई, ये जो ऑक्सीजन गई ना भाई साहब, ये ऑक्सीजन अभी मेरे ब्लड के पास गई, ब्लड ने इसको कैप्चर किया, हीमोग्लोबिन के साथ बांधा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाया, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन नलियों में से निकलता निकलता कोशिकाओं तक गया, कोशिकाओं तक पहुंचा, कोशिकाओं के गेट पर खड़ा है, गेट खटखटा रहा है। सुनो, अंकित अवस्थी ने सांस ली थी अभी। बोले हाँ। बोले आपके लिए ऑक्सीजन भेजा, ले लो। बोले लाओ। बोले आप क्या करोगे? अरे बोले अंकित अवस्थी जो बोल रहा है, इसको एनर्जी की जरूरत है, इसको बोलने के लिए एनर्जी चाहिए, इसको एनर्जी दूंगी मैं। कौन बोला? कोशिका। बोले कैसे दोगी? बोले मेरे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। बोले तो? बोले माइटोकॉन्ड्रिया में मैं रेस्पिरेशन करूंगी। बोले अंकित अवस्थी ने सांस ली, ये रेस्पिरेशन नहीं था क्या? बोले पागल हो गए हो क्या? ये तो केवल सांस खींची थी, ये प्रक्रिया है, रेस्पिरेशन ये नहीं है। तो बोले फिर रेस्पिरेशन क्या है? अरे बोले जो अंकित अवस्थी ने इतना खाया था ना, वो खाना जो है वो मेरे पास ऑलरेडी मैंने इकट्ठा करके रखा हुआ है, सेविंग रखी हुई है, तुम्हारी तरह नहीं हूं। बोले क्या? ग्लाइकोजन बना के रखा हुआ है मैंने। मैं उस भोजन का जो यूज है वो अपने पास करूंगी प्रॉपर तरीके से, और अल्टीमेटली जो ग्लूकोज और ग्लाइकोजन खाया था इसने, ग्लूकोज को संचित ग्लाइकोजन ने किया था, उसको बर्न करूंगी और बर्न करके एटीपी प्रोड्यूस करूंगी मैं। ये कौन बोल रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया बोल रहा है। बोले तू फटाफट ऑक्सीजन दे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात सुन करके इसको ऑक्सीजन पकड़ा दिया गया और बोले सुन, बोले हाँ अंकित अवस्थी को जहां जरूरत है ना, बोले किस चीज की? इसको ऑक्सीजन चाहिए ना, इसको भोजन के साथ एनर्जी चाहिए ना, एटीपी चाहिए ना। बोलते बोलते कहीं ऐसा ना हो कि इसकी कोशिकाएं मर जाएं। फिर ये बोलेगा कैसे? बोले अच्छा, बोले इसको एनर्जी चाहिए, अब मैंने एटीपी बना दिया, फटाफट पहुंचा इसके पास, ये बोलता जा रहा है इसको जरूरत है। इतना तगड़ा सिस्टम चल रहा है सर। ये एटीपी भी बन गया, जहां जरूरत है वहां पहुंच गया। कुछ समझ रहे हो? तुम सब करो, ये सिस्टम मजाक नहीं है। और कहां से शुरू हो रहा है ये? ऑक्सीजन लेने से। लो मैं रोक देता हूं मेरी सांस को थोड़ी देर के लिए, गेम खत्म, सारी कोशिकाएं मर जाएंगी। कुछ समझे? कहने का मतलब क्या हुआ? इतना ऑटोमेटेड सिस्टम है हमारा।
और ये केवल सेल मेम्ब्रेन के माध्यम से अंदर बाहर हो रहा है। इतनी बड़ी चीज है ये, इज्जत करो इसकी। इतना बड़ा सिस्टम ईश्वर ने लगा के दिया है आपको। अगर आप और कुछ नहीं, अमीरी गरीबी की बात छोड़िए, मैं तो केवल इतना बोल रहा हूं, कोई भी व्यक्ति आपको मिल जाए जो ये कह दे कि मैं आप जैसा ही एक व्यक्ति और रिप्रोड्यूस कर सकता हूं, दुनिया की सारी संपत्ति देकर के भी आपको नहीं बनाया जा सकता। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, आपके सामने नमूने हैं। रोबोट तो बन रहे हैं, दुनिया की लाखों करोड़ों रुपए लग रहे हैं। दुनिया की सारी संपत्ति भी अगर देकर के आपको बना दिया जाए ना, तो इंसान सारी संपत्ति देकर के भी आपको बनवा ले। हो सकता है आपको लगे कि आपकी जीवन इतनी कीमती नहीं है, लेकिन जिनके जीवन आपको कीमती लगते हैं ना, जैसे बिल गेट्स लगे, वारन बफेट लगे, जिनके पास इतनी संपत्ति है जो किसी देश के पास ना हो, इतनी संपत्ति खुद के पास लेके बैठे हैं, वो लोग अपने आप को अमर कर लें। माइकल जैक्सन का उदाहरण पता होना चाहिए आपको। माइकल जैक्सन के बारे में कहते हैं कि उसको यह डर था कि मैं मर जाऊंगा, तो मैं मर जाऊंगा, इसके लिए वो पूरे टाइम अपने साथ बहुत सारे डॉक्टर्स की टीम रखा करता था। इसके कारण से माइकल जैक्सन, ये फेक नहीं है, आप पढ़िएगा कहीं पर भी मिल जाएगा, माइकल जैक्सन के इतना बड़ा साइको था वो। माइकल जैक्सन के बारे में कहते हैं कि वो पूरे टाइम डॉक्टर की टीम रखा करता था और डॉक्टर की टीम उसको एक एक चीज तोल नाप करके दिया करती थी। यानी उसके साथ में एनी टाइम ये जांच चलती रहती थी कि उसके शरीर की क्या आवश्यकता है। पूरा मेडिकल साइंस उसके साथ चलता था, समझ रहे हैं आप? पूरा मेडिकल साइंस उसके साथ चलता था। अपना स्किन का कलर उसने बदलवा दिया था। पैदा बॉय बाई बॉर्न वो ब्लैक हुआ था, वो व्हाइट के अंदर कन्वर्ट हो गया था। उसने तमाम संपत्ति की, मैं कभी बूढ़ा ना रहूं, मैं कभी बूढ़ा ना बनूं, जो जो कारण एजिंग करते हैं मैं उन सबको मरा दूं, हटा दूंगा, मैं अमर हो जाऊंगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा, मैं अजर रहूंगा, मैं बूढ़ा नहीं होऊंगा। ये फीलिंग थी उसकी और बहुत कम समय में निकल लिया। क्योंकि सर जो आपका सिस्टम है ना, इसको आप परचेज नहीं कर सकते। ये अमूल्य निधि है जो आपके पास है। तो जिस अमूल्य निधि की कदर आपको नहीं है, तो वो कैसी इंसानियत है? मेरे प्यारे साथियों, ये थी सारी बातें। सेल मेम्ब्रेन की कहानी आपको समझ में आई होगी। इसके बाद चलते हैं सेल वॉल के ऊपर। बातें समझ में आती जाए तो आप अपने रेस्पॉन्स के स्वरूप मुझे थम्स अप देते चलिएगा। फिर चलते हैं सेल वॉल की तरफ। मेरे प्यारे साथियों, सेल वॉल क्या है? सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ सेल वॉल बनी है। ये किससे बनी है? पेपर में सवाल पूछा जाता है। सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर के बनी है। सवाल पूछेंगे सर इनमें अंतर क्या होता है? मैंने कहा किसमें? बोले आपने कहा ये बनी है सेल्यूलोज, हेमी सेल्यूलोज और पेक्टिन से। बोले कहा तो फिर इनमें अंतर क्या है? मैंने कहा किससे? बोले एक तरफ आपने कहा था लिपिड, प्रोटीन और स्मॉल नंबर ऑफ कार्बोहाइड्रेट से। इन दोनों में अंतर क्या है? मैंने कहा बेटा अगर आप ध्यान से देखो तो ये तीनों की तीनों चीजें जो लिखी है ना यहाँ पर, ये हायर कार्बोहाइड्रेट्स हैं। हायर कार्बोहाइड्रेट्स है, इसका मतलब क्या हुआ? इनके अंदर कार्बन की संख्या ज्यादा है। ज्यादा संख्या में उपस्थित कार्बन से बने, कार्बोहाइड्रेट से चीजें बने, तो वो है सेल वॉल। लेकिन सेल मेम्ब्रेन में लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, स्मॉलर कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स भी तीन तरह के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक होता है मोनोसैकेराइड, एक होता है डाइसैकेराइड, एक होता है पॉलीसैकेराइड। जो मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड टाइप के कार्बोहाइड्रेट्स है वो सेल मेम्ब्रेन में काम आ गए। लेकिन जो पॉलीसैकेराइड, स्टार्च है, सेल्यूलोज है, पेक्टिन है, ये सारी क्या है? पॉलीसैकेराइड्स हैं। इनसे मिलकर के क्या बनी होती है? सेल वॉल बनी होती है। याद रखिएगा, इट इज ओनली फाउंड इन प्लांट सेल। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है और ये मदद करती है कोशिका को आकार में रहने के लिए। अरे भाई एक बात बताइए, जब भी आप लोग जो है वो खरीद के लाते हैं, क्या खरीद के लाते हैं? क्या कहते हैं उसको? वो घी खरीद के लाते हैं। वो घी का जो पैकेट आपको दिखाई देता है वो चौकोर दिखाई देता है। कभी आप गोल थोड़ी लाए होंगे। जो आप लोगों को घी का पैकेट लेके आते हैं, थम्स अप करो, समझ में आ रही है, तो चौकोर है। लेकिन पॉलीथीन का आकार तो कैसा भी हो सकता है। दूध की थैली को तो आप कैसे भी मरोड़ सकते हैं, है ना? तो इसका मतलब वो जो चौकोर आकृति है उसकी, वो किसने प्रदान करी? उसको सेल वॉल ने प्रदान करी ना, यानी कि उस कागज के डब्बे ने प्रदान करी ना। तो यहां पर भी यही है। तो कोशिका को जो आकार है ये कौन प्रदान कर रहा है? सेल वॉल प्रदान कर रहा है। उम्मीद है आप सभी साथियों को ये बात समझ में आ गई होगी। परफेक्ट, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अब आते हैं हम केंद्रक में। ये समझिए सर कि ये वो चीज है जो सब कुछ नियंत्रित कर रहा है। हमारे अंदर का अगर कोई भी सबसे पावरफुल सेंटर है ना, तो वो केंद्रक है, जो सबसे जबरदस्त चीज है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इतनी सुंदर सुंदर सी, असल में कोशिका के अंदर यानी सेल के अंदर भी एक बिल्कुल छोटी कोशिका सी जनसंरचना और है। मतलब बोले सर? बोले मतलब इसका ये है कि इसमें भी वैसे ही सेल वॉल जैसी संरचना है। कोशिका के अंदर भी वैसी ही सेल मेम्ब्रेन जैसी संरचना है जैसी कोशिका के बाहर थी। बोले मतलब? मैंने कहा भाई इसको ऐसे देखो, ये जो दिख रहा है आपको, ये चारों तरफ से जो चीज दिख रही है ये बिल्कुल ऐसी संरचना है जैसे यहां पर आपको दिख रही थी। बोले अच्छा। बोले हाँ भाई। तो बोले ये जो दिख रही है असल में ये न्यूक्लियस के चारों तरफ संरचना है, ये रही। बोले ओके, तो ये अंदर क्या करती है? मैंने कहा भाई साहब, इस न्यूक्लियस के अंदर भी यहां पर एक द्रव भरा हुआ है जो कि केंद्रक द्रव है। केंद्रक द्रव के अंदर यहां पर एक जाली जैसी संरचना है, बिल्कुल जैसे परमाणु के अंदर केंद्रक होता है, नाभिक होता है, वैसी ही एक जाली जैसी संरचना है। बोले सर ये क्या करती है? मैंने कहा बेटा यही जाली जैसी संरचना है ना, ये क्रोमेटिन जाल कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रोमेटिन जाल कहलाती है। और जब कोशिका विभाजन के लिए जाने वाली होती है तो यही जाल अपने आप को गुणसूत्र में बदल लेता है। किसमें बदल लेता है? गुणसूत्र में, यानी कि क्रोमेटिन में बदल लेता है। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, क्या है ये बातें मैं एक बार यहां से पढ़ देता हूं। याद कर लीजिएगा, रॉबर्ट ब्राउन
आरएनए डीएनए क्रोमोसोम्स इसी में बनते हैं। आरएनए डीएनए सब डिटेल में पढ़ेंगे, चिंता मत करिए। मैनेजर एंड कंट्रोलर ऑफ द सेल कहलाता है, लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल है एनिमल सेल के अंदर। न्यूक्लियस इज स्कैटर्ड थ्रेड लाइक शेप, ये क्रोमेटिन जाल है, मैं बता चुका हूं। और क्रोमेटिन जाल जो है वो संकुचित होकर के क्या बना लेता है, क्रोमोसोम बना लेता है। हाँ जी, मैंने जो बोला वो समझ में आया, थम्स अप करिएगा। न्यूक्लियस के अंदर जाल है, जाल बिल्कुल ऐसे समझिएगा जैसे कि ना मैगी होती है ना अपनी, मैगी है ना, 2 मिनट मैगी, नूडल्स, बिल्कुल ऐसे समझिए। नूडल्स जैसी संरचना एकदम उलझी हुई है ना, प्रॉपर तरीके से। और वो प्रॉपर तरीके से जो नूडल्स जैसी संरचना है ना, वो नूडल जैसी संरचना जब कोशिका विभाजन का ऑर्डर मिलता है कि हाँ भाई 1 का 2 होना है, 1 का 2, 1 का 2, 1 का 2, बोले अच्छा फिर क्या करना है, बोले 1 का 2 होना है तो सिमट जाओ सब लोग, सेना जो भी है जहां पर भी है वो अपने अपने ठिकाने पे पहुंच जाए। जैसे ठिकाने पे पहुंचने की बात आती है, फटाफट घड़ी हो जाते हैं, फटाफट फटाफट फटाफट, और ये घड़ी होकर के अपने आप को, मेरे प्यारे साथियों, ऐसे ऐसे घड़ी होकर के स्पाइरल्स में बदल लेते हैं और गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं, 46 गुणसूत्र में परिवर्तित हो जाते हैं। गुरु जी ये डीएनए आरएनए कहां है? मैंने कहा भाई साहब जो गुणसूत्र है ना, वो गुणसूत्र इज इटसेल्फ मेड अप ऑफ डीएनए। बोले ये क्या होता है सर? अभी समझाएंगे, चिंता मत करिए। जो ये गुणसूत्र है ना, इस गुणसूत्र अकेले पर बहुत छोटी 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 डॉट जैसी संरचनाएं लगी हैं, जिन्हें हम जीन कहते हैं। बोले अच्छा सर कितने जीन होते होंगे एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर? मैंने कहा एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर लगभग 23,000 से लेकर 30,000 तक जीन होते हैं। बोले आपको कैसे पता? मैंने कहा सर एक रिसर्च हुई थी। बोले क्या नाम था उसका? मैंने कहा उसका नाम था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उसका नाम क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। उस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर ये बात निकल के आई थी कि एक मनुष्य के अंदर कितने जीन उपस्थित होते हैं। सर ये जीन क्या होते हैं? मैंने कहा फिर वही बात, सब चीज डीएनए से बनी है तो जीन भी डीएनए ही है। बोले अच्छा ये क्या करता है? मैंने कहा आपका रंग कैसा होगा, आप दिखोगे कैसे, आपकी नाक मोटी होगी पतली होगी, आपकी आंख का रंग कैसा होगा, आपकी आवाज कैसी होगी, आपके साथ में हाथ छोटे होंगे बौने होंगे, उंगलियां गोल होंगी या चौड़ी होंगी, कैसी चीजें होंगी आपके साथ में, ये सारी बातें जीन ही तो निर्धारित करते हैं। बोले सर इसका मतलब जीन जो है वो इतनी अंदर बैठ करके ये निर्धारित कर रहा है कि अंकित अवस्थी कैसे होंगे? मैंने कहा जी हाँ। तो बोले सर ये तो अंदर बैठा हुआ है। मैंने कहा हाँ भाई अंदर बैठा हुआ है जीन। तो जीन का ये जो प्रकार है ये जीनोटाइप कहलाता है। हम सब करिए बात समझ में आई तो क्या कहलाता है? जीनोटाइप। बोले क्या जीन की विशिष्ट व्यवस्था क्या कहलाती है? जीनोटाइप कहलाती है। और बोले अंकित सर आप जो दिख रहे हो बिल्कुल ऐसे मतलब मोटे मोटे से आदमी दिख रहे हो, नाक आपकी जैसी गोलम गोल है, आपके आंखों का रंग थोड़ा अलग सा है, ये जो दिख रहा है ये हमको जो दिख रहा है, हमको तो जीन दिखाई नहीं दे रहा है। हमने कहा आपको जीन का प्रभाव दिखाई दे रहा है। बोले सर इसको क्या कहते हैं? अरे मैंने कहा गजब बात करके, ये नहीं पता आपको? इसको फिनोटाइप कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फिनोटाइप। तो जीन की वजह से जो हमें कैरेक्टरिस्टिक दिखाई देती है ये फिनोटाइप कहलाती है। तो जीनोटाइप क्या है? जो जीन की वजह से चीजें बनती हैं वो जीनोटाइप, जो बाहर दिखाई देती हैं वो फिनोटाइप कहलाती हैं। हम सब करिए इतनी बात समझ में आ गई। तो जीन क्या है, जीन से बनने वाला फिनोटाइप क्या है, ये बात हमको समझ में आ गई। ये कहां मिलेंगे? केंद्रक में मिलेंगे, ये बात हमको समझ में आ गई। बोले सर एक बात बताइए ये केंद्रक करता कैसे है? मतलब पूरे टाइम पे ये है नहीं कि अंकित अवस्थी। बोले सर मान लो आपने अभियान कहा कि ये मर गया, कौन मर गया? केंद्रक मर गया। मैं क्या बात कर रहा हूं, मरता है क्या ये? आप ही तो कह रहे थे सर करोड़ों करोड़ों कोशिकाएं दिन भर में मरती हैं, तो कोशिका मर गई तो केंद्रक भी मर रहा है। हाँ यार फिर एक बात बताओ सर, आपका ये जो आकार है ये क्यों नहीं बदलता दिन भर? आज हम कैसे हैं? बोले आज हम गोरे हैं। आज हम कैसे हैं? बोले आज हम काले हैं। बोले सर आप वो क्यों नहीं बन जाते? मैंने कहा क्या? कौन? वो एक साथ वो मूवी नहीं है कि शादी में को मुझसे शादी करोगी, उसमें वो एक्टर था। बोले आज दुग्गल साहब कैसे हैं? बोले आज दुग्गल साहब अंधे हैं। बोले आज दुग्गल साहब कैसे हैं? आज दुग्गल साहब इंस्पेक्टर हैं। देखिए वो मूवी, एक शादी थी, वो सलमान खान अक्षय कुमार की बहुत पुरानी मूवी है ना, उसमें दुग्गल साहब होते हैं। वो दुग्गल साहब बोले क्या करते हैं? बोले दुग्गल साहब जो है बोले आज हम दुग्गल साहब अंधे हैं, उनके घर में पोस्टर लगा हुआ है दुग्गल साहब अंधे हैं। बोले सर फिर तो आपके साथ भी ऐसा फीचर होना चाहिए, आपकी कोशिकाएं मर रही हैं, आपका रंग बदलता रहना चाहिए और आप तो बिल्कुल मैं गिरगिट जैसे हो जाने चाहिए, आपका रंग आज आप गोरे काले पीले काले सब हो जा सकते हो। मैंने कहा भाई रुको रुको रुको, इतना जल्दी नहीं होता भाई। ये कोशिका जब आगे मरती है उससे पहले अपने संतान पैदा करके जाती है कि ये सारा काम तुम्हें झेलना है आगे, समझ रहे हो? ये बिल्कुल कैरी ऑन करती है सारी चीजें। आपको जो काम सौंपा ये इसकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी, ये काम है कोशिकाओं के पास में। बोले अच्छा पर सर एक बात बताओ, ये इतनी दूर तक मैसेज भेजती कैसे हैं कि अंकित अवस्थी को यही रंग दिखाना है, इसको जिंदगी भर ऐसा ही रखना है, ये कैसे मैसेज भेजती हैं? मैं वो चिंता छोड़ दो। बोले कैसे? मैंने कहा अंदर है डीएनए और इन्होंने अपना काम सौंप रखा है आरएनए को। बोले ये क्या है? मैंने कहा अरे साहब आरएनए की नहीं जानते आप? आरएनए 3 प्रकार का होता है। बोले कौन कौन सा? मैंने कहा आर आरएनए, टी आरएनए, एम आरएनए। बोले बहुत बढ़िया, लेकिन समझ कुछ नहीं आया, होता क्या है ये? मैंने डिटेल में समझो। आर का मतलब राइबोसोमल आरएनए, टी का मतलब ट्रांसफर आरएनए, एम का मतलब मैसेंजर आरएनए। बोले अब भी समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैसेंजर तो समझ में आता है। बोले हाँ। तो बोले मैसेंजर क्या होता है? मैंने कहा मैसेज ले जाने वाला। तो बोले गुरुजी डीएनए के पास से जो छेद है ना, ये जो दिखा रहे हैं हम आपको, ये न्यूक्लियस पोर जो हम दिखा रहे हैं, इन पोर में से होके छेद में से डीएनए में से निकल के मैसेंजर आरएनए लपक के बाहर जाता है और जाकर के खड़ा हो जाता है राइबोसोम के पास। अरे राइबोसोम राइबोसोम बोले सुन। बोले हाँ क्या? बोले यार अंकित अवस्थी के लिए प्रोटीन बनाया। बोले कैसे? बोले इसको हम ऐसा दिखाना चाहते हैं। बोले कैसा? बोले ये दिख रहा है ना एकदम मतलब काला मोटा सा, ऐसा कैसा बनाना चाहते हैं? बोले इसको अच्छा मतलब सारा काम अंदर से हो रहा है, इनकी सेटिंग है पूरी। बोले हाँ। बोले अंदर से सेटिंग है? बोले हाँ। बोले अगर अंकित अवस्थी को सुधारना हो तो क्या करें? मैंने कहा बेटा अंदर से जो ऑर्डर दे रहा है उसको बदल दे। बोले ऑर्डर दे रहा है? कौन ऑर्डर दे रहा है? मतलब जीन ऑर्डर दे रहा है, उसको बदल दे। जीन बदल देंगे तो अंकित अवस्थी बदल जाएंगे और नहीं तो क्या?
अच्छा, और जीन बदला जा सकता है क्या? मैंने कहा क्यों नहीं बदला जा सकता, इसी को तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। हम सब कर दो, समझ में आ रहा हो तो, इसी को तो जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ओके, ये है जेनेटिकल इंजीनियरिंग। और बोले सर ऐसा कर दिया और अंकित अवस्थी बदल गए तो? मैंने कहा अंकित अवस्थी जेनेटिकली मॉडिफाइड कहलाएंगे। अंकित अवस्थी क्या कहलाएंगे? जेनेटिकली मॉडिफाइड, जीएम कहलाएंगे। सर ऐसा होता भी है क्या? मजाक कर रहे हो आप? अरे भैया होता है। आप जो बीटी कॉटन देखते हैं ना, बैसिलस thuringiensis कॉटन, बीटी कॉटन, वो असल में जीएम क्रॉप ही तो है। उसके अंदर ऐसा डीएनए डाल दिया, एक ऐसा जीन डाल दिया उसके अंदर, जो ऐसा ऐसा अंदर से प्रोटीन विकसित करता है जो कोई भी उसको मतलब राउंड वर्म खाने आता है उसको खा जाता है और खाते मर जाता है, पेट सुरक्षित रहता है। अरे थम्स अप करो, बात समझ में आई हो तो? बोले अच्छा इतना कुछ होता है। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा देख लो, प्राउड करने के लिए आपके पास कितना कुछ है और फिर भी दुख मना रहे हैं कि हम मर गए राम, मर गए राम। अरे बोलो, कुछ समझ में आया क्या? मजा आया? ऐश करो। बहुत मजा आया है। आज तो ऐश करो, क्योंकि फाउंडेशन बैच में आपने कहा गुरुजी आराम आराम से पढ़ाना, जहां हमारे ऊपर से निकलने लग जाए वहां रुक जाना। क्योंकि आप लोगों के इतने मैसेजेस प्राप्त होते हैं, आप में से बहुत सारे विद्यार्थी मेरे संपर्क में रहते हैं, तो वो मैसेज करते हैं गुरुजी इतना भी मत पढ़ा देना कि हमारे ऊपर से जाने लग जाए। तो मैं भी थोड़ा सा देख करके चलता हूँ भाई, चिंता मत करिए, मस्त पढ़ेंगे सर, ये फाउंडेशन बैच है। और मजेदार बात बताएं भाई साहब, मजेदार बात ये कि आप इस क्लास को 10 बार सुन लेना, 10 बार सुन करके फील लेना कि यार हाँ यार ये चीज जुड़ी हुई है ऐसे ऐसे। समझ गए? एटीपी का फुल फॉर्म एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। चलो मस्त है एकदम आप सभी लोग, और चिंता मत करिए, जल्दी क्वालिटी भी लेके आ रहा हूं आप लोगों के लिए जो भी बेहतर है। देखिए मैंने इतने सारे बच्चों का विश्वास प्राप्त किया है, ईश्वर करे कि मैं उनके विश्वास पर कामयाब रहूं, है ना। और पूरी तरह से देखिए मैं अपनी तरफ से जितना संभव है आप लोगों के लिए करूंगा, आप चिंता मत करिए, है ना बेटा। और ये सारा कंटेंट आपको आज भी डाउनलोड हो जाएगा, है ना। और पॉलिटी बस तुरंत लेके आ ही रहा हूं मैं, पॉलिटी सोच रहा हूं क्रैश कोर्स में लेके आ रहा हूं, आपसे पूछूंगा मैं ये सारी बातें, आप डिटेल में लेना चाहते हैं या किस में लेना चाहते हैं ये आप बता दीजिएगा, है ना बेटा। अब देखो कई बच्चे कह रहे हैं कि सर क्या बोलते हैं आराम आराम से चलिएगा, आराम आराम से चलिएगा, करेंगे बात। आप चलिए एक बात बताइए, इतना सा बता दीजिए, मैं क्रैश कोर्स लेके भी आऊं कि नहीं आऊं, ये बताइए, यस और नो में बताइए। क्रैश कोर्स अलग चलेगा, फाउंडेशन अलग चलेगा, उसकी कंफ्यूजन मत रखिए। क्रैश कोर्स लेके भी आऊं कि नहीं आऊं, देखिए इस बैच में 50% बच्चे मना कर रहे हैं, ये 51%। क्या किया जाए बताइए। मतलब हालत बिल्कुल ऐसा हो रखा है जैसे ब्रेक्जिट के समय हुआ था ना, ब्रेक्जिट के समय भी ऐसा ही हुआ था। ब्रेक्जिट के समय मतलब कई बार मतदान इसलिए हुआ था कि बिल्कुल अटक गए थे। हाँ, और सभी लोगों को याद दिला दूं, आज 2:30 बजे ना अपनी फरवरी का करंट अफेयर रिवाइज करेंगे अपन, ठीक है। तो आपकी जो आदत डली हुई है उसकी चिंता मत करिए, आपने बस एक आदत ये डाली है कि जो शाम को 7 बजे वाला टाइम था अब अपन ने वो खत्म कर दिया है ना। आपका सारा काम मैं कोशिश कर रहा हूं कि सुबह सुबह ही निपटा दूं, मैं 4 बजे तक सारी चीजों से फ्री हो जाऊं, ताकि मेरी भी लाइफ में थोड़ा सा सुकून मिले। जो सुबह 3 बजे कुर्सी पे 3:30 बजे गुरुजी बैठते हैं और रात तक बैठे रहते हैं, है ना। तो मैं केवल ये पूछ रहा हूं आपसे, एक बार सवाल को ध्यान से समझिए, आपका फाउंडेशन बैच तो चलता रहेगा, मतलब साइंस चलेगी, इसमें डिटेल में बातें